अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त न करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वोटों को खुफिया रखने का मतलब मुकम्मल खुफिया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए इलेक्शन कमीशन के जवाब में ये बताया गया कि ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, ना ही अदालती फैसलों में। मुतनासिब नुमाइंदगी का क्या मतलब है? सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असम्बली की सीटों के मुताबिक ही होनी चाहिए। कौमी असम्बली की वोटिंग में आज़ादाना वोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और सेनेट के इंतखाबात के लिए कानून में आज़ादाना वोटिंग का लफ्ज़ शामिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा? जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को अगर कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असम्बली के तनासुब से सेनेट सीटें ना मिली तो ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। वोट फरोख्त करने से मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की धज्जियां उड़ेंगी। कोई जमात तनासुब से हटकर अगर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर कोई जमात तनासुब से ज़्यादा सेनेट सीटें ले ले तो इलेक्शन कमीशन फिर क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन कैसे तयन करता है कि इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी से हुए? क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे? वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। पैसे देने वालों के पास भी तो आखिर कोई सिस्टम तो होता है ना कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें बता नहीं रहे। वोट खरीदने वाले वोट मिलने को कैसे यकीनी बनाते हैं? मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे। एक तरफ सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ओपन बैलेट की मुखालिफत करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे तो दूसरी तरफ PTI अपनी जमात को मुत्तहद करने की कोशिशें भी कर रही है। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन को हरफ तनकीद बनाने में मसरूफ़ नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने आज कहा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत का फ़र्ज़ है। अगर आप सेलेक्टेड भी हैं तो फिर भी आपका उतना ही फ़र्ज़ तो बनता है कि ये जो लापता अफराद हैं इनके लवाहिकीन को इतना ही बता दें कि इनके प्यारे कहाँ हैं। लापता अफराद के बच्चों को पता नहीं है कि वो यतीम है या उनके वालिद हयात हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस इस जगह से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर है और ये लोग एक हफ्ते से सर्दी में बेसरो सामान खुले आसमान तले बैठे हुए। आज खूब तनकीद की मरीम नवाज़ ने। इमरान खान आए, उनकी फरियाद सुने। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में क्यों नाकाम हो रही है? सवाल ये भी अहम है कि क्या इलेक्शन कमीशन सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी जिसकी आज बात सुप्रीम कोर्ट ने की, क्या इलेक्शन कमीशन इसको यकीनी बना सकता है? सवाल ये भी अहम है कि क्या वोट को काबिल शनाख्त बनाने के लिए आइन में तरमीम ही वाहिद हल है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक आपका। फ़ारूक, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपना ये जवाब जमा करवाया। वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर ही कायम है और कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही हो सकते हैं। आइन में अगर आपने ओपन बैलेटिंग करवानी है तो 226 में आपको तरमीम करना होगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हाँ, हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त ना करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक हलफ तो तब भी अरकान असम्बली लेते हैं जब वो असम्बलियों में पहुंचते हैं। अगर वाकई आज तक अपने इन हल्फों का पास रखा होता तो हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और ये ख़रीदो फ़रोख्त, ये सारे मामलात सामने नहीं आते। जब वो सब कुछ माजी में होता रहा तो अब जितने मर्जी बयान हल्फी ले लें तो फिर इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? देखें, बात यह है कि उन बयान हल्फियों की कोई अहमियत नहीं रह जाती जब तक हम सिस्टम को उसकी जड़ से ठीक ना करें। दूसरी बात यह है कि वही जमातें जो आज इसको एट लार्ज अपोज कर रही हैं वो इसकी बहुत बड़ी हमायती है ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की है, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, इवन यही इलेक्शन कमीशन की असलाहती कमेटी
2009 में कह चुकी है कि इसके अंदर आप तरमीम कर लें आइन के आर्टिकल 226 में। उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे। नवाज शरीफ 2015 में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात करते रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने उस वक्त भी इसको वेलकम किया था। 2019 में एहसन इकबाल ने इसके ऊपर बात की, लेकिन आज ये पता नहीं किस मुंह के साथ जो है उसको अपोज कर रहे हैं। और बात हो रही है ऑब्जेक्टिविटी की, ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या ये हमारा करप्ट निजाम है? इस अंदाज से इस मुल्क के कानूनदान अपर हाउस के मुंतखब होकर आते हैं, नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और लोगों के जमीरों के सौदे हो रहे हैं, और किस फखरिया अंदाज से पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान की जमात जो है ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट जो शफाफियत के हवाले से उसको अपोज कर रहे हैं। ऐसा हौसला और ऐसी ढटाई जो है वो मुझे देख के तो खुद जो है उसके ऊपर शर्म आ रही है। सवाल उठाया आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अगर जब सियासी जमातों को उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, मतलब कि जितनी सीटें बनती होती सीटें नहीं मिलेंगी, तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। आज तक हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, पैसा चलता आया है। आज तक किसी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की है? देखें, यही तो इसी बात का तो जवाब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में देना है। और आइन का आर्टिकल 218 अगर आप उसको पढ़ लें तो उसका मैं आपको खुसूसी एसेंस बता देता हूं। वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए ऐसे इकदामात लेने हैं। जुडिशल कमीशन की 40 सिफारिशात आई थी इलेक्शन कमीशन को। हमने तो साफ शफाफ निजाम के लिए 126 दिन का धरना दिया था। हमने अमली इकदामात किए, और ये भी रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी ही हुकूमत लेके गई है, जिसके ऊपर आज इतने सवालात सामने आ रहे हैं। आज इतनी पहली बार इतनी तफसीलन जो है वो डिबेट हो रही है। हाँ। आज खौफजदा वो लोग हैं इससे जो करप्ट निजाम के मुहाफिज हैं, जो सिस्टम को तहफुज चाहते हैं, जो चाहते हैं आज अरबों रुपए से लूट मार करो, सेनेट के वोट खरीदो, कल खरबों रुपए का टीका पाकिस्तान की अवाम को लगाओ, मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में, हुंडी की शक्ल में, हवाले की शक्ल में, किकबैक्स की शक्ल में कौम को कीमत अदा करना पड़ती है। शाजिया, इसके ऊपर तो एक कलेक्टिव सोच सामने आनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन भी आज तरमीम की बात कर रहा है कि आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो तरमीम नहीं करनी है। तरमीम किसने करनी है भाई? पार्लियामेंट ने करनी है। पार्लियामेंट में कौन सी जमातें हैं? देखें बात यह है, देखें बात यह है, फिर मैं आपको कहूंगा, फिर वो बदनीयती आ जाती है कि जो बातें आप लोग तय कर चुके हुए हैं, जिसमें आपने तीसरी बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था कि तीसरी बार वजीर आजम बनने के लिए आइन में अमेंडमेंट करेंगे, वो नवाज शरीफ को सूट करती थी, वो कर ली। सीओडी के ऊपर अमल दरामद बाकी शिकों के ऊपर नहीं किया इन्होंने। अब बदनीयती कहां आ जाती है? 226 के लिए तरमीम हमने मूव की, उसके ऊपर बहस करने की बजाय स्पीकर के ऊपर हमला कर दिया, कस्टोडियन ऑफ द हाउस के ऊपर हमला कर दिया, पहलवान साजी का अखाड़ा बना दिया कौमी असेंबली को। ऐसे नहीं होता। ऑपोजिशन को एतमाद में लेना पड़ता है, ऑपोजिशन को एंगेज करना पड़ता है। आपने धड़म करके एकदम पार्लियामेंट में आप सब कुछ ले आए। अगर ऑपोजिशन से बात, ऑपोजिशन कहती है बात भी करते हैं, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहना शुरू हो जाते हैं एनआरओ एनआरओ एनआरओ। देखें शाजिया, मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो ऑपोजिशन को हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जो काम बीबी शहीद और नवाज शरीफ ने दस्तखतों से किया था वो नहीं कर सके। अगर वो हम करने के लिए ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर, हम अमेंडमेंट ले आए थे, तो ये तो हमारा शुक्रिया अदा करते, वेलकम करते, कहते हम आज ही इस अमेंडमेंट को जो है वो पास करते हैं। लेकिन आप लोग माने पार्लियामेंट का माहौल ऐसा नहीं है। आज की पार्लियामेंट में सिवाय गालम गलोच के, एक दूसरे पर तनकीद के, खींचातानी के कुछ नहीं हो रहा है। आपकी बात से मैं 100% इस एंगल से इत्तेफाक करता हूं कि पार्लियामान को जो अपोजिशन ने अपने मफाद के लिए बाइकआउट्स करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन दूसरा इसके अंदर बड़ा एक अहम पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा पाकिस्तान के आइन की मुनासिब तशरीह करती है। वहां से हमेशा पार्लियामान को जो है वो गाइडलाइंस आती रही हैं, माजी में भी आती रही हैं, हालिया माजी में भी आती रही हैं। हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसको अपोज क्यों करना है? देखें, नहीं, हमने तो एक रेफरेंस भेज दिया है कि आया 226 के तहत होगा, इलेक्शन एक्ट के तहत होगा। अब उसके ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन का एक व्यू है या किसी जमात के वकला का व्यू है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन फिर मैं आपको वापस लेकर आऊंगा, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो
इफ एंड बट से बहुत बड़ी है। ऑब्जेक्टिविटी है खरीदो फरोख्त को रोकना, जमीरों की सौदागरी को रोकना, पैसे को रोकना, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना और सेनेट के इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना। इससे बड़ी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो सकती है? 2018 में 20 लोग आप लोगों ने निकाले। आज जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप समझते हैं आज आपका जो रुकन है असेंबली का, वो तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल है? कॉन्फिडेंस है इतना पार्टी पे आपको? देखें, यकीनन देखें हमने तो एक एग्जाम्पल सेट की ना। इन्होंने कोई 2 लोग भी निकाले हैं आज तक जिन्होंने वोट जो है वो बेचे हो, क्योंकि ये वोटों के खुद खरीदार हैं। पीपल्स पार्टी के अपने एमपीए नोटों के ढेर लगा के वोटों की खरीदारी कर रहे हैं। अली बादशाह आज भी मौजूद हैं। उनके जो सेनेटर्स, जो बेनिफिशरीज हैं, अभी तक उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम वजीर कानून से इस्तीफा ले लेते हैं जिसका वीडियो में शक्ल नजर आ जाती है। सादिक संजरानी के खिलाफ नाकाम हुई, उसका बेनिफिशियरी कौन था? देखें, बात यह है कि सादिक संजरानी को शाजिया एक मिनट सादिक संजरानी को बनाने वाले कौन थे? फिर तो यह भी एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर सादिक संजरानी जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट जमात से उनका ताल्लुक है, उसके वो चेयरमैन हैं, अगर हमने उनको वोट दिए तो हम ये समझते हैं हमारे अरकान ने कि वो सेनेट बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। दूसरी बात यह है कि ये अपने अंदर अगर 14 लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो वो इनके अंदर मौजूद है ना, ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते। इनको नहीं पता था कि ये अच्छा, कौन लोग हैं, फिर तो ये बड़े नाहल लोग हैं। मतलब बाकी चीजें इनको पता होती हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी। देखें मैं तो आपको सिंपल बात करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि तमाम इंतखाबात के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिसका जो मैंडेट है उसके मैंडेट का जो है वो एहतराम होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग का, छांगा मांगा की मंडियों का जो बीज नवाज शरीफ ने बोया था, वो आज हमारी अखलाकी गिरावट का एक बहुत बड़ा काला धब्बा बन चुका हुआ है। खाता है तो लगाता भी है। क्या सबक दे रहे हैं अपने आने वाली नस्लों को? लेकिन बहरहाल ये हकीकत को मानिए कि पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में ही होना है और पार्लियामेंट को के माहौल को साजगार बनाना जितनी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं तो आप लोग इन 5 सालों में इस ऑपोजिशन के साथ मिलकर यकीन जानिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। रहमान मलिक साहब, इस वक्त हमारी सियासत में जो सबसे ज़्यादा मौजू डिस्कस हो रहा है और शोर मचा हुआ है जिस पर वो सेनेट के इलेक्शंस है। कहीं टिकटों की तकसीम का मसला है, तो कहीं बात हो रही है ओपन बैलेटिंग की, खुफिया बैलेटिंग की। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, रहमान मलिक को टिकट क्यों नहीं मिला इस बार? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। देखें, पार्टी टिकट मेरा राइट नहीं था, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है और उनके प्रेरोगेटिव के मुताबिक उन्होंने मुनासिब समझा कि किसी और को दें। मुझे खुशी हुई कि जो भी फैसला मेरी पार्टी ने किया है, मैंने उसे बड़े सदके दिल से, खुशी से स्टेटमेंट देते हुए उसको एक्सेप्ट किया। और दूसरा देखें, मेरे 12 साल हुए सेनेट में, इंटीरियर मिनिस्टर रहा, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, तो वो पार्टी के नाम से हुई ना। तो ये पार्टी की वजह से मैं हूँ और आज भी मैं सीनियर हायरार्की में डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी CEC का, उसका सीनियर मोस्ट में मेंबर हूँ। तो लिहाजा ये कोई मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं हुई। ये पार्टी के फैसले होते हैं और पार्टी में रह के, डिसिप्लिन में रह के जो फैसले होते हैं उसे दिली तौर पे मानना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जो पार्टी ने फैसला किया हम उसके साथ हैं। रहमान मलिक सेटिस्फाइड हैं कि पार्टी ने जो टिकट दिए वो मेरिट पर दिए इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट? देखिए, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि जिन लोगों ने खिदमात की, अगर हमारे वो कैंडिडेट सारे देखें, अब डॉक्टर खोजा से लेके ताज हैदर से लेके जितने भी लोग आपने देखे हैं, उनकी खिदमात हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और आपने एक देखा होगा, कोई बाहर से वो जैसे स्काई स्कैपर आता है ना, वो हमारे यहाँ कोई नहीं आया, सारे पार्टी वर्कर्स हैं और हमारी पार्टी जब देती है। और दूसरा ये कि हम लोग एक एज के इस तरह एडवांस हो रहे हैं कि जो यंग लोग हैं उनको आना चाहिए आगे। वी आर देयर फॉर देम टू ट्रेन और दूसरों को मौका भी मिलना चाहिए। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कहता रहा हूँ और सर मैंने नहीं कहा, आपने देखा होगा एजाज अहसन साहब ने भी ये बात की, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ। लिहाजा आई एम फुली सेटिस्फाइड जो
इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और मुझे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मलिक साहब को टिकट मिली है, वो तो ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी के साथ खड़ा हूं और अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा। 12 साल हो गए आपको सेनेट में। ओपन बैलेटिंग की बात कोई पहली बार तो नहीं हो रही है, कोई नई बात या नई बहस तो नहीं हो रही है। मिसाक जमहूरियत में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एग्री थी कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। आज जब ये हुकूमत कह रही है कि शफाफ बनाएं, साफ बनाएं, करप्शन को ख़त्म करें, पैसे के इस्तेमाल को ख़त्म करें, तो आज ऑपोजिशन क्यों रिलक्टेंट है कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए? क्यों आईनी तरमीम में साथ नहीं दिया? सर देखें, मिस शाजिया, आप अपने कॉलम भी लिखती हैं, मैं वो भी पढ़ता हूँ। आपकी एक बड़ी डेप्थ है इन एनालाइजिंग पाकिस्तानी इश्यूज। तो एक है पार्टियों का फैसला, एक है कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो मानना पड़ता है, क्योंकि पार्टी की जो विल है या एक इंडिविजुअल की विल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रवेल नहीं हो सकती। लिहाजा अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। डुअल नेशनैलिटी का मसला चला था, हमें भी एडवाइस किया कि आप एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दें, बट वी एग्जामिन्ड एंड वी फाउंड आउट कि नहीं, ये जायज़ नहीं होगा और ये नेगेटिव जाएगा। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल करें जो चेंज करनी है। इनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में लेके जाते और उसके बाद ये फैसला करते। मुझे ये भी अफसोस हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अभी ये सेनेट में इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है। आपने मेरे आर्टिकल भी पढ़े हैं इसके ऊपर, मैंने बड़ा खुल के आया हूं इसके ऊपर। बात यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बंद करना कानून के थ्रू होता है। क्या हुकूमत ने कोई ऐसी कोशिश की? इतने ऑर्डिनेंस निकाले थे, एक और ऑर्डिनेंस निकाल लेते हॉर्स ट्रेडिंग पे, वो भी ले जाते अपने असेंबली में। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी शायद और आसान रास्ता तो फिर आईनी तरमीम ही है ना। पार्लियामेंट में मामला जाए, हुकूमत लेकर भी गई, ऑपोजिशन साथ दे इस आईनी तरमीम में, तभी रास्ता रुक सकता है ना करप्शन का, हॉर्स ट्रेडिंग का। इससे ज्यादा आसान और सीधा रास्ता तो कोई नहीं है। देखें, वो फैसला कि क्या ओपन बैलेटिंग होनी है या सीक्रेट बैलेटिंग होनी है, वो फैसला छोड़ दें पार्लियामेंट पे कि वो पार्लियामेंट क्या फैसला करती है। लेकिन अपनी विल को और अपनी ख्वाहिशात को और अपने फियर्स को जो है वो आप पार्लियामेंट के और दूसरे जो सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्पोज नहीं करनी चाहिए। हुकूमत लेकर तो आई, फिर क्या ऑब्जर्वेशन थी? कि ये ऑब्जर्वेशन थी कि हुकूमत फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई, ऑर्डिनेंस क्यों ले आई? पार्लियामेंट में लेके तो गए मामला। आई बैक टू डिफर, कोई ऐसी अमेंडमेंट मेरी नज़र से एज ए सेनेटर नहीं गुजरी जिसमें ये वो पार्लियामेंट में लेके आए हों। अब मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो सेनेट का जो है सेशन सैटरडे को वेरी अनयूजुअली बुलाया गया है 10:30 बजे। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि एजेंडा क्या है, लेकिन अगर मैं सोचूं जो पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो हो सकता है इसी बिल को ले आए सैटरडे को और यहाँ से रिजेक्ट करा के ज्वाइंट सेशन में ले जाएं, और पहला तरीका जैसे बुलडोज करने का शायद उस तरीके से किया जाएगा। बहरहाल लेट अस सी सैटरडे क्या होता है, लेकिन आई एम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त हेयरिंग है उसको बगैर देखें और सुने, तो उसमें भी आपको एक झलक नजर आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना बहुत लाजम है। आप कोई भी चेंज कर ले पार्लियामेंट के थ्रू, इट्स गुड, बट मेरा ख्याल है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए मैं कोर्ट की जो जजमेंट आती नजर आ रही है वो पार्लियामेंट को रेफर करेंगे मेरे ख्याल से। मैं ज्यादा हाशिया इस पर नहीं करना चाहता, मैटर इज सब जुडिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट अगर रेगुलरली रहमान मलिक साहब समझते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन भी कमजोर है। जो बातें आज अदालत में हुई, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई जाहिर है पैसे देने वालों के पास भी तो कोई सिस्टम होता है ना, कि जो बिकने वाला है, जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, वो वोट देगा भी या नहीं देगा। फिर साथ ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है, पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे वोटिंग हो रही है, लेकिन हमें नहीं बताया जा रहा। मतलब ये हुआ कि अगर माजी में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाइयां की होती, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिए होते, आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती, ना हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचता, ना पैसा चलता। इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स को भी तो तब्दील कर सकता है। ये भी बात हुई आज। मैं एक आपको अर्ज करूं कि आपने जो पहला क्वेश्चन किया ना, इलेक्शन कमीशन की कमजोरी, वो कमजोरी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, वो कमजोरी कानून की है। सबसे पहले तो आप देखें कि पॉलिटिकल जो पार्टी एक्ट है उसको जरा देख लें।
उसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो आपने देखा होगा जस्टिस वजी साहब ने कुछ कहा था उस सिलसिले में, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। आई होप के इलेक्शन कमीशन उनको देख ले। दूसरा, अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो हॉर्स ट्रेडिंग करने वाला, जैसे ये आपने वीडियो देखी है, उसमें वीडियो में तो लोग साफ नज़र आ रहे हैं ना, तो अगर वीडियो वालों को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोई 24 घंटे जो सरकारी रिमांड होता है उसमें रख ले FIA, तो मेरा लिए वो बता देंगे कि ये पैसे किस बैंक से निकले थे, किस बैंक से चले थे, किस सेक्टर में पहले आए थे, फिर ये कैसे यहाँ से उनको टांगें लगी और वो दूसरे सेक्टर में आए। तो बहुत सी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में भी होती हैं, लेकिन जिस तरह मतलब ये लोग सामने आए अभी तक, जो मेरी जाहिर नज़रों ने देखा, आपने भी देखा, वो PTI के लोग थे। दे शुड बी आस्क्ड। अच्छा, उनकी जस्टिफिकेशन ये बनती है कि हमें पार्टी ने पैसे दिए। आपको पार्टी ने पैसे दिए तो हर मुल्क में बैंक के थ्रू काम होता है, आपने ये ओपन कैश क्यों इस्तेमाल किया? मतलब अब ये ओपन कैश कैसे चलेगा? नहीं, कच्ची गेम ही समझें, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो वो कच्ची गेम हो जाती है, जब पकड़ा नहीं जाता है तो पक्की गेम होती है। और ये गेम जिन्होंने कराई होगी उन्होंने वीडियो भी बनाई होगी और वीडियो बना के उस वक्त वहां पहुंचाई होगी जो आपने उसकी रिलीज देखी। लेकिन ये बात यहां नहीं ठहरेगी मेरे लिहाज से। मैं ये समझता हूं कि बात बहुत दूर तक जाएगी। जो मैं मेरी अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव हिस्स है उसके मुताबिक ये बहुत से लोग इसमें आएंगे। और दोबारा मैं कहूंगा कि हमारा जो पार्टी पॉलिटिकल एक्ट है उसको रिवाइज करने की और फुली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मलिक साहब, गिलानी साहब को सेनेट इलेक्शन में उतारने का जो फैसला है इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और कहा है कि बड़ा मजबूत कैंडिडेट PDM ने मुश्तरका उतारा है। कहीं इसको हुकूमत की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी हुकूमत को खौफ है कि शायद इसीलिए उतारा गया है, एक टेस्टिंग केस बनाने के लिए कि अगर ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है तो ऑपोजिशन को पता चल जाएगा अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो उनकी फिर तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है। तो क्या इसी तनाजुर में इसको लेकर आ रहे हैं? टेस्ट वाकई टेस्ट करना चाह रही है ऑपोजिशन गिलानी साहब की जीत से? एक आपको चीज़ अर्ज कर दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े वेटरन सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं और वो एक खिलाड़ी हैं, जैसे चेस के खिलाड़ी होते हैं वो पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। और जो उन्होंने ये मूव किया है ये उनकी बड़ी स्मार्ट मूव है। इसने हुकूमत को भी हिला दिया, सिस्टम को भी हिला दिया और जो कैंडिडेट हमने दिया है उसके ऊपर को उंगली भी नहीं उठा सकता। तो मतलब ये हुआ, ये मूव जुड़ी है तहरीक अदम एतमाद से, उसकी कामयाबी या नाकामी से? देखिए, वो आप जोड़ दें लेकिन ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएगी। देखें, अगर आप पूरी सारी सीटों का हिसाब किताब करें सिंध से भी और पंजाब से भी, तो मैं समझता हूं कि मुझे साउथ ऑफ पंजाब की सारी सीटें जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी को जाती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ सीटें सिंध की जो किसी भी सूरत में ना नहीं हो सकती, उनकी अपने ज़ाती रिश्तेदारी और ज़ाती वजूहात की वजह से वो भी उन्हीं को जाएंगी। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई उनको हरा सकेगा विद दी ये तो बड़ी आप सरप्राइज देने वाली बात कर रहे हैं जब हुकूमत मेजॉरिटी में है, साउथ पंजाब से उनके नंबर ज्यादा हैं साउथ पंजाब से, उसके बावजूद आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं कि वहां गिलानी साहब ही जीतेंगे और वहां का वोट तोड़ लेंगे वो साउथ पंजाब से। थोड़ा सी मेरी बात सुन ले। मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों की ज़मीर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये अचानक ये क्यों फैसला किया हुकूमत ने कि नहीं जी ओपन बैलेटिंग कर दें? वो यही मसला था। उन्हें पता था कि जो फेडरेशन में सीट है या जो दूसरे लोग हैं जो इस वक्त खाइफ हैं, खुश नहीं है गवर्नमेंट से, वो डेफिनेटली वोट देंगे। एज ए रिवेंज समझ लें या नॉइस समझ लें, या ये समझ लें कि उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। तो मुझे लग रहा है कि
जो इस्लामाबाद की वोटिंग में उसमें आपको बहुत बड़ास निकलती हुई नजर आएगी। अच्छा। और मैं बड़ी कम प्रेडिक्शन करता हूं, और ये मेरी एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है कि जो हालात पता नहीं इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाएगा या जाती ताल्लुकात का नाम दिया जाएगा, ये तो बाद में पता चल जाएगा। अच्छा, मैं कुछ फॉरेन इश्यूज पर भी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, 2-4 सवाल करना चाहती हूँ। आपके आर्टिकल्स इस पर मैं पढ़ती रहती हूँ, फॉरेन इश्यूज पर जो आप लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 1-2 सवाल आपसे ये करना चाहूँगी। आपको भी पता है एक तारीख़ी मुआहदा है तालिबान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन जो अब खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। डेमोक्रेट्स का एक ज़ाहिर है, उनकी एक सोच रही है, जो बाइडन भी अपनी कैंपेन में भी बात कर चुके हैं कि जल्द हम वहाँ से फ़ौज का इनखला नहीं चाहेंगे, ये बड़ा गलत फ़ैसला होगा। क्या वाकई आप समझते हैं कि इससे अगर ये मामला खटाई में पड़ता है, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा, और जो बाइडन इंतज़ामिया की सोच बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी काबुल को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता, पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे? इसको मैंने बड़ा थॉरली एग्जामिन किया। सबसे पहले तो मुझे अफसोस इसलिए होता है कि पाकिस्तान ने इस पर बहुत मेहनत की, डे एंड नाइट, एंड लेट मी अप्रिशिएट आवर इंटेलिजेंसिया एस्टैब्लिशमेंट एंड GHQ कि जिन्होंने मिल के तालिबान को इस अंदाज से लेके गए टेबल पे कि एक एग्रीमेंट साइन उन्होंने करवा दिया। और जब एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको तोड़ना जो है वो इखलाकन अच्छा नहीं होता। आज आपने स्टेटमेंट देखी होगी तालिबान की, जो उन्होंने कहा है अमेरिका को कि आप अपना किया हुआ वो मुआहदा जो आपने कतर में किया था कि आप फोर्सेस का इनखला कर लें। याद होगा आपको कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान की, उसमें इंडिया बहुत इंटरफेयर कर रहा है। और वहाँ पे 2 प्लेयर्स हैं, एक अब्दुल्ला और एक प्रेसिडेंट गनी, दोनों की आपस में लड़ाई है, और इसको प्ले अप कर रहे हैं जो आपके अफगान तालिबान है। इसमें तीसरा फैक्टर भी आ रहा है जो नजीब का था। अब ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो फैसला किया था अमेरिका ने कि हम अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे, और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप हैड ऑलमोस्ट अनाउंस्ड दैट आई एम गोइंग टू विड्रॉ दी ट्रूप्स एंड नो मोर एक्सपेंसेस इन अफगानिस्तान। वो आपने याद है, उसने कहा था कि हमारी इकानमी पे बोझ है। अब देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेवलपिंग सिचुएशन है वर्ल्ड की और खासतौर पे इस रीजन की, और जो कोल्ड वॉर है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, प्लस अमेरिकाज कोल्ड वॉर विद ईरान, और फिर ईरान के जो तल्लुकात हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के साथ, उनको सामने रखते हुए, और आगे इंडो पाक रिलेशंस, और एक हमें मिला हुआ है चीफ टेररिस्ट जिसको हम मोदी कहते हैं, उसकी भी सारी एक्टिविटीज सामने करके देखा जाए तो मैं समझता हूँ अमेरिका परहैप्स फील ये कर रहा है कि अगर वो इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं, तो अगर कल कोई चाइना के साथ कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चाइना सी पे पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, और इंडिया ने ऑन द अदर साइड ऑफ द ओशन सारे के सारा उनको कंट्रोल दिया हुआ है। अब उनका कंट्रोल जो लैंड टू लैंड है वो बेसिकली अफगानिस्तान है। तो मेरा ख्याल जब तक ये चाइना का मामला सेटल नहीं हो जाता कोल्ड वॉर का, उस वक्त मैं समझता हूं कि ये अफगानिस्तान की जो इसको सिचुएशन चल रही है उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगी। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर जो बाइडन साहब आए हैं तो आप ये ना समझे कि वो एकदम सारी पॉलिसीज चेंज कर देंगे। ये हमारे मुल्क की तरह नहीं है, वहां पर जो पॉलिसीज है वो बनाती है आपकी CIA बनाती है, आपका पेंटागन बनाता है, उनकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट बनाता है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, इसकी मुद्दत खत्म हो गई, अब वापसी का क्या रास्ता क्या है? जो बात शेख साहब कह रहे हैं कि स्पेशल डॉक्यूमेंट जारी हो सकता है उनको वापस लाने के लिए। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक अर्ज करूं, एक सियासत को एक तरफ रखें, पहले कानूनी बात करें। आप किसी मुल्क के सिटीजन की सिटीजनशिप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू नहीं करते तो आप उसको रीजन देनी पड़ेगी कि वाई दिस पासपोर्ट इज नॉट बीइंग रिन्यूड। अच्छा, अगर वो बाहर का मुल्क उनको वापस नहीं कर सकता या नहीं कर रहा फॉर सर्टेन रीजंस, और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि यूके का लॉ है कि अगर किसी मुल्क में डेथ पेनल्टी है वो किसी भी सूरत में जो वहाँ पे एप्लीकेंट है जिसने ये रिक्वेस्ट सीख की है उसको कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। रही बात पासपोर्ट की, तो मेरा कटसी के तौर पर उनका पासपोर्ट रिन्यू कर देना चाहिए।
और रिव्यू होना चाहिए था, क्योंकि देखें लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे, देयर आर सर्टन कर्टसीज जो करनी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज योर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक्यूज हुआ, आप कोशिश कर रहे हैं लीगली लेके आए, बट ये प्रेशर ना दें कि पासपोर्ट खत्म हो गया। पासपोर्ट नहीं खत्म हुआ, उसकी रिन्यूअल नहीं की गई, और रिन्यूअल ना करना हुकूमत की सौंप दी दी है, कोई इलामी चीज नहीं है। आई एम सॉरी टू से, हुकूमत को ये कर्टसी देनी चाहिए थी कि ये पासपोर्ट रिन्यू करना चाहिए था उनको। और देखें बाकी उनका ट्रैवल, अगर वो उनकी हुकूमत जो वहां पे है वो डिपोर्ट करना चाहती है या एक्सट्राडाइट करते हैं, तो उसके लिए एक तरीकाकार होता है कि जो एम्बेसी है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर दी। और एक चीज ये भी हो सकता है कि अगर ये पासपोर्ट उनको नहीं देते, देन ही लुक्स लाइक ए स्टेटलेस जेंटलमैन, तो उसमें उनको यूएन भी पासपोर्ट दे सकती है। यूएन के पास जब ये जाएगा कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू हुआ नहीं हुआ, तो जब तक ये फैसला यूके गवर्नमेंट नहीं करती उनके मुताबिक ये ठीक है या नहीं है, उस वक्त तक कोई भी चीज जो है उनके लिए हिंड्रेंस नहीं बनेगी, और ही कैन ट्रेवल ऑन दैट रेड पासपोर्ट व्हिच विल बी इशूड बाय दी। शुक्रिया। साबिक वजीर दाखिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, सेनेट इलेक्शन में कौन किसको सरप्राइज़ देगा? हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होगी नहीं ख़त्म होगी? सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला चल रहा है। आज की अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देखें, बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया, रिमार्क्स भी दिए और कहा कि जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी मिलनी चाहिए। अगर किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। क्या इलेक्शन कमीशन, हम अगर सवाल उठाएं कि माजी में इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, क्या माजी में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती रही? क्या माजी में पैसा नहीं चलता रहा? माजी में ख़रीदो फरोख्त नहीं होती रही? क्या आपको लगता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है या जो इशारा दे दिया है कि मुतनासिब नुमाइंदगी का, वो इलेक्शन कमीशन करवा सकता है क्या? देखिए, मैं कानूनी और अदालती मामलात को तो नहीं समझता, और मेरी शुरू दिन से जब पानामा का केस भी चल रहा था या उससे आगे पीछे, तो मेरा यही मौक़िफ़ होता था कि जब केस अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उस पे जो हर कोई अदालत से बाहर निकल के उस पर अपनी अपनी तज्ज़िये और तबसरे और इंटरप्रिटेशन करता था, तो मैं उसके हक़ में भी नहीं था। अलबत्ता मैं एक चीज़ समझता हूँ, और वो ये कि कानून पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं है, लेकिन असल में ये होता है कि उस पर अमल नहीं होता। अब पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा होती तो फिर हुकूमत के पास ये रास्ता था पिछले 2-2.5 सालों में कि जब जरदारी साहब के भी ताल्लुकात हुकूमत के साथ अच्छे थे और जब शहबाज शरीफ साहब ऑपरेशन के लिए तैयार थे, तो वो उस वक़्त आईनी तरामीम ला सकती थी। दूसरी बात कि पिछले हफ्ते अगर आपको मेरे प्रोग्राम को देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो उसमें मोहसिन बेग साहब ने ये कहा है, और उनका ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है, ये वीडियोज़ जो हुकूमत की तरफ से लीक की गई है एक नहीं बल्कि 20 वीडियोज़ हैं, और वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने और इमरान खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने मिल के ये वीडियोज़ देखी थी। अच्छा, तो जो अगर आप आगे के अमल को शफाफ बनाना हो तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि पहले जो पिछले सेनेट इलेक्शन में जो ख़रीद फ़रोख्त हुई थी, तो ख़रीदने वाले भी वाज़े हो गए हैं और बिकने वाले भी वाज़े हो गए हैं। तो पहले तो अदालत से रुजू करके उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इस सेनेट में अगर आप ये बाकी मानदा लोगों को पाक साफ तरीके से भी ले आएँ, तो पिछले इंतखाब के नतीजे में जिन्होंने पैसे से वोट खरीदा है तो वो गन तो वहां पे बैठा हुआ है, बिल्कुल, तो फिर भी तो सेनेट, तो इसलिए और सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, वो भी तो एक बहुत बड़ी मिसाल है ना। उसको फिर आप जाती ताल्लुकात का नाम दें या उसको बाद में ज़मीर का नाम दे दें, वो भी तो मामले को फिर जांच पड़ताल होनी चाहिए ना। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पता नहीं कि अपोजिशन वो आदम एतमाद वाला मामला हो गया या इवन जो गुज़िश्ता इलेक्शन था 2018 का उसके मामले को और पिछले सेनेट के इलेक्शन को वो खुद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले जाती? मेरे ख्याल में अगर 3 इलेक्शंस की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ाएं दी जाएं
तो खुद ब खुद आइंदा के लिए करप्शन का और ज़मीरों के ख़रीद फरोख्त के सौदे करने का रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी रहमान मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि गिलानी साहब जो है ना वो सीट जीत जाएंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई कि साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी को ही वोट देंगे। फिर बावजूद इसके कि आपको भी पता है कि जनूबी पंजाब एक महाज जो बाद में तहरीक इंसाफ के साथ आकर मिला, तो उन्होंने कहा कि बड़ा सोच समझ कर ये जो है ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी को जरदारी साहब ने इस तरीके से मैदान में उतारा है। इसके पीछे तहरीक अदम एतमाद भी एक वजह हो सकती है। आपको लगता है कि गिलानी साहब कामयाब हो जाएंगे बावजूद के नंबर पूरे नहीं है? तहरीक इंसाफ हुकूमत ही ज़ाहिर है मेजॉरिटी में, नंबर तो उन्हीं के ज़्यादा हैं। अब एक तो मुझे आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ गई है उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, और बुनियाद बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की सज़ा को। हाँ। तो वो सज़ा, उसका वक्त तो ख़त्म हो चुका है। हाँ। अब 2018 में वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उसके बाद तो वही इलेक्शन कमीशन है ना। हाँ। तो उसके सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो तो कोई खौफ है इसके पीछे? जाहिर है वो खुद ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो वो खौफ की वजह से हो रही हैं। अभी आप देखें कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जिन अरबपतियों को आप इंटरेस्टिंगली देखें, एक ही ख़ानदान है, एक ही सिगरेट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, और सब जो है करोड़पति हैं, और एक ही ख़ानदान के 3 करोड़पतियों को सेनेट का टिकट दे दिया गया। आप फैसल सलीम की बात कर रहे हैं? फैसल सलीम, ज़ीशान खानज़ादा और लियाकत तरकई। हाँ। अच्छा, लियाकत तरकई पानामा में जिन लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स आए थे नवाज शरीफ की तरह, तो उसके साथ उनमें जिस फैमिली के बहुत ज़्यादा अकाउंट्स 2-3, तो उसमें एक तरकई फैमिली भी है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ का ऑफशोर अकाउंट और पानामा हराम था और लियाकत तरकई का जो है हलाल है। उसको पीटीआई उन नज़रियाती कारकुनों के मुकाबले में टिकट दे रही है जिन्होंने पानामा के मामले पे भी ढंडे काए और धरने दिए। तो ये तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है। दूसरा, अभी कल जिनके साथ वहाँ पे डील की गई, तो शाहजीगुल अफरीदी साहब के भाई जो है ताज मोहम्मद अफरीदी, जो पिछले दौर में भी सेनेटर थे आज़ाद, अब इन लोगों ने वहाँ नूरुल हक कादरी साहब और पीटीआई को शिकस्त दे के इलेक्शन वो जीते हैं, और फिर उनको पीटीआई से इतना मसला था और वो नवाज शरीफ के इतने करीब रहे थे कि उस वक़्त पीटीआई ज्वाइन करने की बजाय उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में उनके साथ पीटीआई ने ये अरेंजमेंट कर ली कि जनरल सीट पे पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी और उसके मुकाबले में खवातीन और जन सही। तो इससे वो खौफ भी जाहिर होता है। तो अच्छा, फैसल वाउडा को सेनेट का टिकट देने पर बिल्कुल एतमाद है, पूरे एतमाद है। जब वजह पूछो, फवाद चौधरी साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने वजह पूछी, वो कहा जी सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देता है ना और सही जो है ना वो रखता है वो फैसल वाउडा। तो मैंने कहा भाई ये क्राइटेरिया तो नहीं हुआ, तो फिर ये खौफ था। आप भी समझते हैं सलीम साफ़ी साहब के एक जगह जो आपको पता है उनकी नाअहली का केस चल रहा है, उधर से नाअहल हो जाएंगे तो उनको बचाने के लिए जो है ना सेनेट का टिकट, और कहा जा रहा है कि वो खुद भी ये चाहते थे। असद उमर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि उनकी भी ख्वाहिश थी कि अगर यहाँ से वो नाअहल हो जाते हैं तो सेनेट में उनको जो है ना वो रखा जाए। नहीं, देखें, अब शिबली फराज साहब ने भी बेइज्जती वज़ीर इत्तलाआत तमाम अखलाकी हदें तोड़ दी हैं, लेकिन हम उन पर एतराज़ नहीं करते क्योंकि पार्टी से उनकी वाबस्तगी या ये कि उनको पैसे की बुनियाद पर टिकट नहीं दिया गया है। ठीक, तो इसी तरह ये पार्टी लीडरशिप का अपना डिस्क्रिशन है कि वो किसको कहाँ पे करना चाहती है। अब फैसल वाउडा साहब भी अपने माँ बाप के भी लाडले थे और इमरान खान साहब के भी लाडले हैं, लेकिन बहरहाल उनका इमरान खान साहब के साथ पुराना वास्ता भी है और ताल्लुक़ भी है, तो वो उनकी लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि जिस चीज़ के ख़िलाफ़ आप दिन रात लगे हुए हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस पैसे के गेम को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और उसमें
अदालती आर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट से भी और बाकी उससे भी। इसलिए मुझे उनसे पे एतराज़ नहीं है, मुझे एतराज़ उन लोगों पे है कि जो इस वक्त खालिसतन उनकी स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा है। और उनकी अगर बेशक मसलन शिबली फराज पे हमारा इत्तेफाक इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन उसके टिकट पे किसी को एतराज़ नहीं है, न पार्टी के अंदर होगा न बाहर से होगा। लेकिन ये जो अरबपति और करपति, फैसल वावडा के टिकट पे एतराज़ पार्टी के अंदर से उठे, सिंध के लोगों ने उठाए, इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उठाए। जी यही तो मैं अर्ज़ करूँ ना कि वो तो उनके पार्टी के अंदर का मामला है। हाँ। क्योंकि और सिर्फ वो नहीं, मैं आपको ये भी, बलूचिस्तान वाला मामला तो सब ने देख लिया। हाँ। खुद वहाँ पे जो अबड़ो साहब हैं, तो अबड़ो साहब का भी तो यही कहा जा रहा है, खुद उनकी पार्टी की तंजीम ने लिख दिया अपने एहतजाजी ख़त में कि जी वो हमारे पार्टी के अहम रहनुमाओं के ATM है। सही। इसी तरह जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ था, तो मुकाबले में भी कोई ऐसा नहीं है कि फैसल वावडा को हटा के तो जो दूसरा अली जैदी और जो गवर्नर साहब का जो कैंडिडेट है, तो वो भी यही। एक आखिरी सवाल, अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं इस्लामाबाद से, तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन PDM का जो लॉन्ग मार्च है उसमें और जान पड़ जाएगी, फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है लॉन्ग मार्च से इस हुकूमत के लिए? जी यही तो, इसीलिए तो इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी सूरत में वो जीत ना पाए, क्योंकि उन जीत का मतलब एक तो ये कि उनको कौमी असम्बली वोट देगी, तो उनकी जीत का मतलब ये होगा कि अक्सरियत की हिमायत इस वक्त इमरान खान साहब के साथ नहीं है। तो एक तो मौसमी वो बहुत डैमेज हो जाएंगे और उसकी वजह से अपोजिशन का मोराल भी बहुत बूस्ट हो सकता है और फिर अपोजिशन आदम एतमाद की कोशिश भी बहुत जल्द कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।